साल 2004 जब अरेबियन गल्फ की लहरों पर एक विशाल पाम ट्री आकार लेने लगा तो पूरी दुनिया ठहर सी गई, क्योंकि ये पाम रेगिस्तान में उगने वाला कोई आम पाम ट्री नहीं था, बल्कि ये दुनिया का एक ऐसा अजूबा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था जिसका सक्सेसफुल होना पूरी दुनिया के इंजीनियर्स के लिए इंस्पिरेशन था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दुबई के उस मशहूर और आलीशान आइलैंड सिटी पाम जुमेराह की, जो सचमुच में समुद्र के बीचों बीच बसाया गया एक ह्यूमन वंडर है। इस शानदार आइलैंड का टोटल एरिया लगभग 600 फुटबॉल के मैदानों के बराबर है और आप इसकी ग्लैमर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ के एक विला की शुरुआती कीमत भी लगभग 4 करोड़ 80 लाख रुपए से शुरू होती है। पर इतनी ऊंची कीमतों के बावजूद भारत की जानी मानी 4 हस्तियां शाहरुख खान, मुकेश अंबानी, सोहेल खान और सानिया मिर्जा यहां पर प्रॉपर्टीज के मालिक हैं, जिनकी टोटल वर्थ हजारों करोड़ में है। ये बात है सन 2000 की, जब दुबई, जिसे ज्वेल ऑफ अरब वर्ल्ड कहा जाता था, एक टिक टिक करती घड़ी के सामने खड़ा था। कच्चे तेल के भंडार खत्म होने वाले थे और इसके साथ ही शहर की अर्थव्यवस्था का भविष्य भी डगमगाने लगा था। ऐसे समय में वहां के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने एक फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। दरअसल शेख राशिद मखतूम दुबई को वर्ल्ड ऑयल हब से बदलकर दुनिया का सबसे शानदार लग्जरी डेस्टिनेशन बनाने का प्लान मन में ठान चुके थे, लेकिन उनका यह सॉल्यूशन जितना अमेजिंग था उतना ही चैलेंजिंग भी, क्योंकि दुबई जैसा शहर जहां हर जगह बस रेत हो, उसको एक लग्जरी डेस्टिनेशन बनाना यानी कि चांद पर शहर बसाने जितना मुश्किल था। और फिर आया वो प्लान जिसने ना सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। सोचिए, रेगिस्तान का एक छोटा सा शहर अचानक डिसाइड करता है कि वो समुद्र के बीचों बीच एक पूरा का पूरा शहर बनाएगा और बसाएगा, और वो भी ऐसा जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सके। सुन के आपको भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ होगा, है ना? यही था दुबई का पाम जुमेराह प्रोजेक्ट, एक ऐसा इंजीनियरिंग चैलेंज जिसे सुनकर दुनिया भर के एक्सपर्ट ने एक सुर में कहा था, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। उनका मानना था कि यह सिर्फ एक ख्वाब है जो समंदर की लहरों के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि आगे चलकर उन इंजीनियर्स की बात भी गलत साबित हुई और पाम जुमेराह आइलैंड भी शान से बनकर तैयार हुआ। अब आपके मन में भी एक तूफानी सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर कैसे सिर्फ समुद्री रेत और चट्टानों से समुद्र के बीचों बीच एक पूरा का पूरा शहर खड़ा किया जा सकता है? कैसे इंजीनियर्स ने नेचर के हर चैलेंज को मात देकर इस आइलैंड को इतना सक्सेसफुल बनाया? और सबसे बड़ा डर, क्या ये आइलैंड आने वाले समय में कभी समुद्र में नहीं डूबेगा? तो चलिए इस वंडर जर्नी में साथ में डुबकी लगाते हैं और पाम जुमेराह आइलैंड की गहराई में उतरकर इसकी हर एक स्पेशल फीचर को जानने की कोशिश करते हैं। 2000 के दशक में जब पूरी दुनिया में काफी तेजी से डेमोग्राफिक चेंजेस देखने को मिल रहे थे, तो ऐसे में दुबई के प्रिंस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई की इकोनॉमी को ऑयल एक्सपोर्ट से शिफ्ट करके टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर ले जाने का एक काफी रिस्की डिसीजन लिया। दरअसल वो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि आने वाले समय में दुबई में तेल के भंडार खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। ऐसे में अगर उनकी पूरी इकोनॉमी इसी पर निर्भर रही, यानी कि तेल पर, तो फिर उस वक्त दुबई की हालत बद से बदतर हो जाएगी और फिर इसे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकेगा। और इसी के रिजल्ट में प्रिंस राशिद मखतूम ने एक ऐसे आइलैंड बनाने का सपना देखा जिसका मकसद ना सिर्फ दुबई में टूरिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देना था, बल्कि दुबई की कोस्ट लाइन को 72 किलोमीटर से बढ़ाकर उसमें 56 किलोमीटर और ऐड करना था, जिससे न सिर्फ दुबई का पर्यटन क्षेत्र बढ़ जाता बल्कि दुबई को एक ग्लोबल रिकॉग्निशन भी हासिल होता। लेकिन जब शेख मखतूम ने यह प्लान इंजीनियरों के सामने रखा तो शुरुआत में इंजीनियरों ने उन्हें एक सर्कुलर डिजाइन वाला आइलैंड बनाने का प्रपोजल दिया। हालांकि
इससे दुबई की कोस्ट लाइन मात्र 7 किलोमीटर ही बढ़ रही थी, जिससे ना ही भारी मात्रा में यहां पर कंस्ट्रक्शन कराया जा सकता था और ना ही इससे दुबई के इकोनॉमी को इतना बड़ा बूस्ट मिलता। और इसीलिए सर्कुलर आइलैंड की जगह शेख मखदूम ने इस आइलैंड को पाम ट्री के शेप में बनाए जाने का ऑर्डर दिया, जिससे न सिर्फ दुबई की कोस्ट लाइन बढ़कर 110 किलोमीटर तक हो जाती है, बल्कि यह प्रोजेक्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन मेड आइलैंड में भी शामिल हो जाता है। पर उनका ये विजन सिर्फ डिजाइन तक सीमित नहीं था। आमतौर पर ऐसे किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कंक्रीट का इस्तेमाल होता है ताकि ये मजबूत और टिकाऊ हो, लेकिन शेख मखदूम इस आइलैंड को बनाने में 100% नेचुरल रिसोर्सेस जैसे कि रेत और पत्थरों को इस्तेमाल में लाना चाहते थे, ताकि ये आइलैंड मैन मेड होने के बावजूद भी नेचुरल लगे। और यही कारण है कि इसके निर्माण के लिए इंजीनियर्स को 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत और 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर चट्टानों की जरूरत पड़ने वाली थी। साथ ही इन सारे रिसोर्सेस के उपलब्ध होने के बावजूद इस आइलैंड को बनाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि समुद्र की लहरें इस आइलैंड को कुछ ही समय में पूरी तरह से जलमग्न कर देती। किसी भी निर्माण से पहले यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी होता है कि वहां की जमीन और पर्यावरण पूरी तरह से उसके लिए सूटेबल हो। पर यहां तो दुबई समंदर में रेत डालकर एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने वाला था और फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करने वाला था, यानी कि डबल प्रॉब्लम। और यही कारण है कि दुबई के शेख मखदूम ने इसके लिए डच से लैंड रिक्लेमेशन स्पेशलिस्ट कंपनी वैन ओल्ड की मदद ली, क्योंकि उनके पास समुद्र में बड़े स्केल पर जमीन तैयार करने का काफी एक्सपीरियंस था। वैन ओल्ड ने अपने स्पेशलिस्ट की मदद से सबसे पहले समुद्र की गहराई, लहरों की दिशा और तूफानों की तीव्रता का अध्ययन किया, और इस स्टडी के होते ही इंजीनियरों के सामने सबसे पहला चैलेंज खड़ा हो गया। दरअसल अरेबियन गल्फ की गहराई केवल 30 मीटर और चौड़ाई 160 किलोमीटर की थी, यानी कि यहां लहरों का खतरा तो कम होता, पर यहां चलने वाले नॉर्दर्न शैमल स्टॉर्म, जो कि समुद्री हवाएं हैं, लहरों को 2 मीटर तक उछाल सकती थीं। उससे इस आइलैंड का नामो निशान ही कुछ वक्त में मिट सकता था। और तो और दुबई ईरान के पास मौजूद भूकंप क्षेत्र के पास स्थित है, तो भूकंप के नजरिए से भी ये आइलैंड बिल्कुल भी सेफ नहीं था। हालांकि इसमें से पहली प्रॉब्लम के लिए इंजीनियर्स ने इस आइलैंड के चारों ओर एक ब्रेक वाटर बनाने का प्रपोजल रखा, जो बाहर से आने वाली समुद्री लहरों को आइलैंड तक पहुंचने से रोकने में कामयाब हो सकता था। इंजीनियर्स को इस ब्रेक वाटर को समुद्र की ऊंचाई और तूफान को ध्यान में रखते हुए 3 मीटर ऊंचा और 11.21 किलोमीटर लंबा बनाना था, लेकिन इसे तैयार करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। सबसे पहले इंजीनियरों ने समुद्र के तल को ड्रेजर्स की मदद से तैयार किया। इसके ऊपर रबर और बड़े पत्थरों की परत बिछाई गई ताकि ब्रेक वाटर समुद्र की शक्तिशाली लहरों को झेल सके। आउटर आर्मर के लिए 6 टन तक के विशाल बोल्डर इस्तेमाल किए गए, जिन्हें आकार और वजन के अनुसार चुना गया और विशेष पैटर्न में इस तरह से इंटरलॉक करके रखा गया कि वो किसी भी तूफान में हिले भी नहीं। कुल मिलाकर 11.21 किलोमीटर लंबे ब्रेक वाटर के लिए 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर चट्टानों की जरूरत पड़ी, जो कि 16 अलग अलग खदानों से लगातार सप्लाई की गई। इन्हें इस तरह से बिछाया गया कि पूरी संरचना एक नेचुरल ब्रेक वाटर की तरह काम करे और समुद्री लहरों की ताकत को तोड़कर तट तक पहुंचने से पहले ही रोक दे। पर इस हेक्टिक वर्क के दौरान इंजीनियर्स को कई सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा। साल 2002 की सर्दियों में आए शैमल स्टॉर्म्स ने उनका काम 3 हफ्तों तक के लिए रोक दिया, और इस बीच तेज हवाएं और 2 मीटर तक ऊंची लहरें ब्रेक वाटर के लिए लगातार खतरा बनती रहीं, जिससे इंजीनियरों को हर कदम पर सतर्क रहना पड़ता था। साथ ही पाम का डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होने की वजह से पूरे नक्शे में केवल 2 सीधी लाइनें थीं, बाकी सभी कर्व शाखाएं थीं, यानी कि मुड़ी हुई, जिसका मतलब यह था कि अगर रेत या पत्थर जरा सी भी गलत जगह पर लग जाती तो इससे पूरा का पूरा पैटर्न बिगड़ सकता था। इसके अलावा इंजीनियर्स के लिए रेत का चुनाव भी आसान नहीं था। आमतौर पर
डेजर्ट सैंड बहुत महीन होने के कारण समुद्र में बह जाते हैं, इसीलिए इंजीनियर्स ने इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए विशेष रूप से कोर्स सैंड को समुद्र से लगभग 6 नॉटिकल माइल दूर से ट्रांसपोर्ट कराया। और इसके बाद भी इस रेत को उन्होंने यूं ही ऑर्डिनरी तरीके से नहीं डाला, बल्कि इसको डालने के लिए उन्होंने स्पेशली रेनबोइंग टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसमें रेत को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पाइप के माध्यम से पंप किया जाता। साथ ही इसके पैटर्न में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। मोबाइल रिसीवर्स लगातार सैंड बार की ऊंचाई और स्थिति रिकॉर्ड करते रहते थे, ताकि ड्रेजर्स हर बार सही जगह पर और सही मात्रा में रेत डाल सके। तो इतनी मेहनत के बाद इंजीनियर ब्रेक वाटर से लहरों को रोकने में तो सफल हो गए, लेकिन इसके साथ ही उनके सामने एक नया चैलेंज आकर खड़ा हो गया। दरअसल इस ब्रेक वाटर के कारण द्वीप के अंदर समुद्र के पानी का सर्कुलेशन ही रुक गया। परिणाम स्वरूप इनर वाटरवेज में पानी स्थिर होकर हरा और बदबूदार बनने लगा, जिससे न केवल वहां का वातावरण खराब हुआ, बल्कि शेख मखदूम का एक लग्जरी आइलैंड बनाने का सपना भी खतरे में पड़ गया। लेकिन इंजीनियरों ने इस चुनौती का भी समाधान निकाल लिया। उन्होंने इसको फिक्स करने के लिए ब्रेक वाटर में 2 ओपनिंग्स और द्वीप को जोड़ने के लिए 2 4 लेन ब्रिजेस का निर्माण किया, जिसके परिणाम स्वरूप ओपनिंग से टाइड्स आइलैंड के अंदर और बाहर आने जाने लगे, जिससे हर दिन 2 बार पानी फ्लश होकर ताजा हो जाता। और इस तरह से स्मार्ट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन ने द्वीप के पानी को स्वच्छ बनाए रखा और प्रोजेक्ट की लग्जूरियस इमेज को बचा लिया। पर दूसरी समस्या अभी भी सॉल्व नहीं हुई थी, इस आइलैंड का अर्थक्वेक प्रोन जोन में होना। दरअसल इस पूरे प्रोजेक्ट में भूकंप का खतरा हमेशा से बना रहा था, क्योंकि दुबई ईरान के पास भूकंप क्षेत्र के नजदीक स्थित था और आइलैंड बनाने वाली जमीन मुख्य रूप से लूज सैंड से बनी थी, जिससे एक गंभीर समस्या सामने आ रही थी। भूकंप के दौरान लिक्विफैक्शन का खतरा। लिक्विफैक्शन की स्थिति में रेत अनस्टेबल होकर लिक्विड स्टेट में बदल जाती है, जिससे ये भारी भरकम इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर धंस सकता था। और इसीलिए इस चैलेंज के सॉल्यूशन के लिए इंजीनियरों ने वाइब्रो कॉम्पैक्शन टेक्निक को इस्तेमाल में लाया। दरअसल उन्होंने सबसे पहले लगभग 12 मीटर गहरी सैंड लेयर में 15 भारी मशीनों की मदद से 2 लाख होल्स ड्रिल किए। फिर इन होल्स में वाइब्रेटिंग शाफ्ट्स, हाई प्रेशर वाटर और एयर का उपयोग करके उन्होंने रेत को धीरे धीरे दबाया, जिससे लूज सैंड के पार्टिकल्स आपस में टाइटली इंटरलॉक हो गए और जिससे जमीन को बिल्कुल रॉक सॉलिड फाउंडेशन में बदल दिया गया, जो किसी भी भूकंप की स्थिति में भी स्थिर रह सकता था। और आपको जानकर हैरानी होगी, पर इस एक प्रोसेस में इंजीनियर्स को पूरे 8 महीने का समय लग गया था। तो फेज 1 के अंत तक, यानी कि 2003 तक ब्रेक वाटर पूरी तरह से तैयार हो चुका था और अक्टूबर 2003 तक सैंड रिक्लेमेशन भी पूरी हो गई थी, जिसके बाद द्वीप पर फेज 2 यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए पूरी तरह से मजबूत नींव तैयार हो गई। साथ ही साथ फेज 1 के कंप्लीशन ने पूरी दुनिया को यह भी समझा दिया कि इस तरह के विशाल और टेक्निकली चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स में केवल बड़े सपने देखना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग, एडवांस्ड इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज और हर चैलेंज का एक सिस्टमैटिक सॉल्यूशन ढूंढने की भी जरूरत होती है। दोस्तों, साल 2004 में पाम जुमेराह का आधार तैयार हो चुका था और अब बारी थी इस पर एक पूरे शहर को बसाने की, जिसके लिए अब इंजीनियर्स को यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था। दरअसल शेख मखदूम का इस आइलैंड को बनाने के पीछे का मेन मकसद इसे एक जीवंत शहर में बदलना था, जिसमें अपार्टमेंट, विला, शॉपिंग मॉल, हाईटेक रोड्स और सारी मॉडर्न सुविधाएं मौजूद हों। और वो इसके लिए ज्यादा समय भी नहीं लेना चाहते थे, उन्हें ये सब कुछ महीनों के अंदर ही तैयार चाहिए था। और यही कारण है कि इस फेज को पूरा करने के लिए इस आइलैंड पर 40,000 लेबर्स को 12 घंटे की 2 शिफ्टों में काम करना पड़ा। कंस्ट्रक्शन का लॉजिस्टिक्स इतना विशाल था कि इसमें 51 अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स, लाखों टन कंक्रीट और स्टील और लगातार मटेरियल सप्लाई की जरूरत पड़ रही थी। शुरुआत में तो इस आइलैंड को 60,000 लोगों के रहने के हिसाब से डिजाइन किया गया था, लेकिन जैसे जैसे टूरिज्म और रेसिडेंस की मांग बढ़ी,
डेवलपर्स ने इसे 1,20,000 लोगों तक बढ़ा दिया और उनके बस इस एक बदलाव के कारण इस आइलैंड पर इंफ्रास्ट्रक्चर, अपार्टमेंट ब्लॉक्स और विलास की संख्या 2 गुनी हो गई, जिसे मैनेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि निर्माण की टाइमलाइन पहले से ही बहुत टाइट थी और इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स काम ट्रंक और फ्रंट्स के लिए इमारतें बनाना था। ट्रंक पर हाई राइज अपार्टमेंट्स, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज तैयार किए गए, जबकि फ्रंट्स पर प्राइवेट लग्जरी विलास बनाए गए। हर बिल्डिंग, रोड और लैंडस्केपिंग का प्लेसमेंट जीपीएस और एडवांस्ड इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के अनुसार किया गया और इस दौरान टाइड्स, बारिश और मौसम के बदलावों का भी ध्यान रखा गया ताकि आइलैंड की शेप और स्ट्रक्चर डैमेज ना हो। इसके अलावा इंजीनियर्स के लिए आइलैंड के क्लाइमेटिक कंडीशन को मैनेज करना भी काफी चैलेंजिंग साबित हो रहा था। मानव निर्मित बीचेस नेचुरल रूप से रिप्लेनिश नहीं होती थी और कई जगह सैंड इरोजन होकर दूसरी जगह जमा हो रहा था, जिसे मैनेज करने के लिए ड्रेजर्स का उपयोग किया गया जो सैंड को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह डालते रहे। चूंकि ब्रेक वाटर्स ने वेव्स की दिशा और गति को बदल दिया था, तो अब इससे मेनलैंड कोस्टलाइन पर इरोजन भी बढ़ गया था, जिसे रोकने के लिए लगातार मेंटेनेंस और सैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की गई। वहीं कुछ एनवायरमेंटलिस्ट के लिए यह प्रोजेक्ट मरीन इकोलॉजी के हिसाब से भी चिंता का विषय था। वो डर रहे थे कि यह कंस्ट्रक्शन कहीं लोकल मरीन लाइफ को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा प्रभाव हुआ। ब्रेक वाटर ने कई नई स्पीशीज को शेल्टर दिया और मरीन लाइफ काफी विकसित हुआ और इसी से मोटिवेट होकर डेवलपर्स ने यहां दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल रीफ बनाने का निर्णय लिया, जिसमें पुराने इक्विपमेंट और व्हीकल्स को समुद्र में डालकर रीफ तैयार किया गया। पर इस पूरे डेवलपमेंट फेज में सबसे बड़ी उपलब्धि रेसिडेंशियल और कमर्शियल सेल्स थे, क्योंकि इन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप होते ही पहले 3 दिन में ही सारे हाउसेस बिक गए, जिससे यह साफ हो गया कि दुबई का विजन और लग्जूरियस अपील पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है। फेज 2 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सीवेज सिस्टम, रोड और पब्लिक स्पेस भी विकसित किए गए और साल 2008 आते आते मेन ट्रंक, अपार्टमेंट्स और विलास भी पूरी तरह से तैयार हो गए और देखते ही देखते पाम जुमेराह अब सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्बल नहीं, बल्कि दुबई का विजन, करेज और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एक सिंबल बन गया है। इसने न सिर्फ ये प्रूव किया कि मेटिकुलस प्लानिंग, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और रिलेंटलेस हार्ड वर्क से इंसान समुद्र जैसे विशाल चुनौती को भी पार कर सकता है, बल्कि इसके साथ विजन और डिटर्मिनेशन के जरिए इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाया जा सकता है। आज पाम जुमेराह में 1800 से अधिक प्राइवेट विलास, 6000 हाई एंड अपार्टमेंट्स और 30 लग्जरी होटल्स हैं। एटलांटिस द पाम, वेल्डॉर्फ एस्टोरिया और जुमेराह ज़बील सैरे जैसे फेमस होटल चेन्स ने इसे अपने ग्लोबल लग्जरी डेस्टिनेशंस में शामिल किया। इसके अलावा यहाँ 100+ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स, 2 मेजर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और कई रिक्रिएशनल फैसिलिटीज हैं, जो सालाना लाखों टूरिस्ट और सेलिब्रिटीज को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके साथ साथ ये आइलैंड रियल एस्टेट और टूरिज्म के माध्यम से भी हर साल लगभग $2 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करता है। 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार पाम जुमेराह के रेसिडेंशियल यूनिट्स का रीसेल वैल्यू हर साल औसतन 7 से 10% बढ़ रहा है। इसके अलावा यहां आने वाले सालाना 15 मिलियन से टूरिस्ट लोकल बिजनेसेस, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और रिटेल मार्केट को भी बूस्ट करते हैं। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे पाम जुमेराह सिर्फ रेत और चट्टानों का आइलैंड नहीं है, ये दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का वो सपना है जो अब साकार हो चुका है और पूरी दुनिया को चीख चीख कर ये बता रहा है कि जब टेक्निकल स्किल और करेज एक साथ मिलते हैं तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।